और पोषण सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीविका का सार रोजगार के अवसर प्रदान करने और गरीबी की संभावना को कम करने में निहित है। तो मैं जल जीविका के तरह से सारे किसानों का स्वागत करती हूँ। We all are here on the occasion of World Wetland Day, celebrated each year on 2nd of February to raise awareness about wetland. Unfortunately, nearly 90% of world's wetland have been degraded since the 1700s, and we are losing wetlands 3 times faster than the forest. Yet wetlands were wetlands are critically important ecosystems that contribute to biodiversity, climate mitigation and adaptation, freshwater availability, and world economics, and more. So it is urgent that we raise national and global awareness about wetlands in order to reverse their rapid loss and encourage actions to conserve and restore them. तो वेटलैंड के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर हम सब यहाँ जुड़े हैं। दुर्भाग्य से दुनिया के लगभग 90% वेटलैंड 1700 के दशक के बाद अवक्रमित हो गए हैं और हम जंगलों की तुलना में 3 गुना तेजी से वेटलैंड को खो रहे हैं। वेटलैंड गंभीर रूप से महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है जो जैव विविधता, जलवायु शमन और अनुकूलन, मीठे पानी की उपलब्धता, विश्व अर्थव्यवस्थाओं और अधिक में योगदान करते हैं। तो यह जरूरी है कि हम वेटलैंड के बारे में राष्ट्रीय और वैश्विक जागरूकता बढ़ाएं ताकि उनके तेजी से हो रहे नुकसान को रोक लिया जाए और उन्हें संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए कार्यों को प्रोत्साहित कर लिया जाए। So today, Jal Jivika is going to present the training program on government schemes of fisheries sector. The guest speaker we have with us, Mr. Vijay Shikhare sir. I request Dr. Nandakishore sir to welcome our guest and give brief introduction about sir. Nandakishore sir, please. Thank you, Ankita. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon. So, Mr. Vijay Shikhare sir, in 2012, he joined as a fisheries department, Government of Maharashtra as a fisheries training officer, Warsaw, Mumbai, and also worked as a curator as a Tarapola aquarium at Mumbai. In 2015, he was promoted as a assistant commissioner of fishery, Pune. Then 2018, he was promoted as a regional deputy commissioner of fisheries, Amravati division, where he is currently working. He was first in Maharashtra who started authorized deep tilapia pond culture at Nira, Pune. He also expertise in a working training for farmers on fish culture, cage culture, ornamental fish culture, etc. So I welcome you, sir. Please, thank you. शुरू करने से पहले किसानों से मेरी विनती है कि यदि आपके पास सत्र के दौरान कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें अपने जूम के चैट बॉक्स में टाइप करें और हमें पास या फिर हम एंड में उसको लेंगे। थैंक यू। नाउ विदाउट फर्दर डिले वी विल टर्न द टाइम ओवर टू मिस्टर विजय शिखरे सर। ओवर टू यू सर। सर्वप्रथम मैं जल जीविका और जल जीविका के सभी रिस्पेक्टेड सर जो है नीलकंठ सर, डॉक्टर नंदकिशोर सर और बाकी सभी स्टाफ और उपस्थित सभी शेतकरी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि मत्स्य व्यवसाय विभाग जो है, मत्स्य पालन विभाग, उसकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। मत्स्य व्यवसाय करते समय हम जो व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय की कुछ जानकारी होनी चाहिए। मतलब हम ये व्यवसाय क्यों कर रहे हैं और इसका महत्व क्या है, फिश खाने के बहुत सारे फायदे क्या है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन है जो मराठी में है,
जो मोस्टली मराठी में होगा ऐसा थोड़ा मुझे जानकारी थी, लेकिन अभी फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और आपके कुछ डाउट होंगे तो, कुछ समझने में अगर दिक्कत होंगी तो आप आखिरी में मुझे पूछ सकते हैं। तो फिश में जो है बहुत सारे जो फायदे हैं, उसमें क्यों फायदे हैं, तो इसमें जो है उपलब्ध जो प्रोटीन है या इसमें जो जीवन सत्व है, इसमें जो खनिज है या ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये जो घटक है वो फिश को हमारे डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाते हैं। इसके फिश खाने के फायदे क्या क्या है? जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद है, ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, और फिश रेगुलर जो खाते हैं उनको एनर्जी सोर्स एक अच्छा इससे मिलता है। और हार्ट अटैक हो या मतलब कोलेस्ट्रॉल या फैट के जो प्रॉब्लम हो गए होते हैं, या डायबिटीज जो डिसीज है, या कैंसर डिसीज है, ये सभी अगर हम रेगुलर फिश खाते हैं, तो ये फिश खाने हम अगर रेगुलर फिश खाएंगे तो इन बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि हम एक वर्ड हमेशा सुनते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, ये पानी के साथ ये पीना है, खाने में ये खाना है। तो अगर हम रेगुलर फिश खाते हैं तो हमें इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहेगी, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट या अदर मसल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो हम जब मत्स्य पालन करेंगे, ये हम व्यवसाय करेंगे, तब हमें ये अगर जानकारी होगी तो हम फार्मर्स को, हमें मार्केटिंग के टाइम में या हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका महत्व हम लोगों को अच्छी तरह से बता सकेंगे। तो फिश जो है वो सभी के लिए अच्छा है, बच्चे हो बूढ़े हो सभी के लिए फिश डाइट हमारे जो डाइट है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो एवरेज WHO कहता है कि एवरेज आप दिन में साल में एक 18 से 20 किलो फिश खाने चाहिए आप। फिर भी हमारे इंडिया में उसका परसेंटेज 12 किलो तक है एवरेज। तो वो भी हम अगर रेगुलर फिश जैसे खाते जाएंगे लोग, और इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है, तो इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाएगी। और अगर आपने इस कोरोना पीरियड में भी देखा होगा तो कि फिश ऐसा कोई न्यूज हमारे सामने नहीं आए कि फिश का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, उसको रेट नहीं मिला इसलिए फिश फेंक देने पड़े। तो ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि फिश का जो रेट है कभी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो और फिश का डिमांड है, अवेयरनेस है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। हमारे लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी इसका बढ़ रहा है, इंटरनेशनल में हमें एक्सपोर्ट के लिए भी इसका वैल्यू जो है डे बाय डे डिमांड है बढ़ती ही जा रही है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फिशरीज सेक्टर में है? हम हैचरी डाल सकते हैं, मतलब सीड जो फार्मिंग के लिए चाहिए होता है वो हम अवेलेबल के दे सकते हैं। उसके साथ में हम स्पॉन लेके, स्पॉन टू फिंगरलिंग हम उसकी ग्रोथ करके उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। वो हम जो हमारे नियर बाय फार्मर्स है उनको हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। पॉन्ड कल्चर ये तो एक एश्योर बिजनेस है, जिसमें हम थोड़ा सा अगर हम साइंटिफिक थोड़ा सा नॉलेज लेके अच्छी तरह से सीड सिलेक्शन से लेके पॉन्ड मैनेजमेंट के साथ हम अगर अच्छे से करेंगे, फीड स्टॉकिंग और फीड मैनेजमेंट और अच्छे से हम बाकी प्रिकॉशंस लेंगे, तो पॉन्ड कल्चर एक एश्योर बिजनेस आने वाले दिनों में होने वाला है। इसके साथ में जो रिजर्वायर है, जो इरिगेशन टैंक्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, उसमें भी फिंगरलिंग साइज सीड स्टॉक किया जाता है, रेगुलर हार्वेस्टिंग होती है, तो उसमें से ही
एक अपॉर्चुनिटी लोकल फिशरमैन को अवेलेबल होती है। केज कल्चर जो है कि पिंजरे रहते हैं, पिंजरे में हम एक ऑलमोस्ट एक 25 to 50 ग्राम का सीड हम स्टॉक करते हैं और एक स्पेसिफिक 6 तिलापिया अगर होता है तो एक 7 से 8 महीनों में, और अगर पंगेशियस होता है तो एक 10 महीनों तक हम उसमें एक अच्छा क्रॉप ले सकते हैं। तो कल्चर, केज कल्चर जिनके पास, जिनको तालाब नहीं मिलेंगे, रिजर्वायर लीज पे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो उसी 15 हेक्टेयर से जो ऊपर वाले तालाब है और उसकी डेप्थ जो 8 मीटर से ऊपर है, ज्यादा है ईयरली, तो उसमें हम केज कल्चर कर सकते हैं। उसके साथ में ऑर्नामेंटल फिशरीज है, उसके भी बारे में हम आगे देखेंगे, स्कीम्स देखेंगे उसके। और इसके साथ में मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इस सेक्टर में, क्योंकि आप जहां पे भी देखेंगे फिश के शॉप बढ़ रहे हैं और साथ में उसके वैरायटी भी लोगों को डोमेस्टिक मतलब लोकली अवेलेबल हो रही है। उसके साथ में फिश प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग करके भी जो फॉरेन रेवेन्यू हमें मिल रहा है, तो उसमें भी अच्छे से अच्छा स्कोप है। वैल्यूएशन है, जो लो क्वालिटी फिश है उसको वैल्यू ऐड करके उसको फिश के जो बाय प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, तो उसमें भी एक अच्छी संधि अपॉर्चुनिटी हमारे फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। ओवरऑल महाराष्ट्र की अगर वाटर बॉडी देखी जाए तो बहुत सारे लगभग 22,000 से ज्यादा तालाब है महाराष्ट्र में, और उसके साथ में सीड सेंटर्स हैं, रियरिंग सेंटर्स है, हैचरीज है गवर्नमेंट के पास, और कुछ प्राइवेट ओनर्स के पास हैचरीज है। तो ओवरऑल एक साधारणतः एक 40 करोड़ तक सीड हम बना रहे हैं, फिर भी एक 100 करोड़ तक की डिमांड है हमारे महाराष्ट्र में। तो ये सेक्टर में भी अच्छा हमें स्कोप है सीड प्रोडक्शन में, हैचरी में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 टाइप के तालाब होते हैं, कुछ कम महीनों में पानी रहने वाले और कुछ जो पेरेनियल वाटर बॉडीज होती है। ये ओवरऑल अगर मत्स्य व्यवसाय विभाग का हम संरचना देखी जाए तो उसमें 2 मेजर सेक्टर्स है, एक मरीन सेक्टर है और एक फ्रेश वाटर सेक्टर है, और उसमें 2, एक मासेमारी मतलब कल्चर फिशरीज है और दूसरे कल्चर फिशरीज है। अगर हम नीचे का ग्राफ अगर देखते हैं तो भारतीय जो मत्स्य व्यवसाय का जो विकास दर है, अगर हम देखेंगे तो 2002-एक साल में मरीन प्रोडक्शन है और इनलैंड प्रोडक्शन। मरीन मतलब जो समुद्र में फिशिंग वगैरह होती है वो प्रोडक्शन, और इनलैंड जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है उसमें जो प्रोडक्शन होता है। अगर 2000 साल की सिचुएशन अगर देखेंगे तो वहां उस टाइम 50-50% प्रोडक्शन था, और अगर 17-18 का अगर ग्राफ देखेंगे, हम पाई चार्ट देखेंगे तो इसमें हमें दिखाई देता है कि मरीन प्रोडक्शन जो है ओवरऑल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, या उसको कुछ लिमिटेशन है, एक लेवल पे आकर रुक गया है, क्योंकि वहां पे हम सीड स्टॉकिंग नहीं कर सकते, मैकेनाइजेशन बढ़ गया है, बहुत सारे बाकी इश्यू है जिससे कि प्रोडक्शन कम हुआ है। लेकिन ज्यादा स्कोप जहां पे हमें दिख रहा है जो इनलैंड फिशरीज सेक्टर है, वहां पे डे बाय डे अगर आज की मतलब 17-18 का भी हम डाटा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 71% प्रोडक्शन इनलैंड सेक्टर से आ रहा है। वैरायटीज थोड़े से देख लेंगे हम, क्या क्या वैरायटीज है फिश फ्रेश वाटर में। कटला, रोहू, मृगल जो भारतीय प्रमुख कार्प है, और उसके साथ में चाइनीज कार्प है जो सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, सिप्रिनस है। उसके साथ में जो तिलापिया है, गिफ्ट तिलापिया है, पंगाशियस है, जिताड़ा, ये स्पीसीज का हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया रहते हैं कि पॉन्ड मैनेजमेंट, जो साइट सिलेक्शन हमें अच्छी करनी है, जहाँ पे के ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे हो, और पॉन्ड कैसे कंस्ट्रक्ट करना है कि ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड होना चाहिए, और उसका जो डेप्थ है
2 मीटर तक उसकी डेप्थ होनी चाहिए, और इनलेट आउटलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर स्लोप होना चाहिए बॉटम में, कि बाद में हमें कल्चर टाइम में हमें मैनेजमेंट के लिए अच्छा जाए। पॉन्ड हमारा तैयार होने के बाद हमें स्टॉकिंग करनी है, उसके लिए अच्छी तरह से मैन्यूरिंग करके लेनी है, पानी भरना है, मैन्यूरिंग करना है, इस तरह से उसमें प्लैंक्टन्स डेवलप होने चाहिए कि हमें हमारे फिश है उसके लिए नेचुरल फूड भी हमारे पानी में अवेलेबल। साधारणतः इस तरह से साइज होती है सीड की। जो छोटा साइज है वो जीरा बोलते हैं उसको, स्पॉन जो कि 6 से 8 मिलीमीटर होता है, फ्राई जो होता है कि 2.5 सेंटीमीटर होता है, और सेमी फिंगरलिंग 3 to 5 सेंटीमीटर, और फिंगरलिंग जो है 5 सेंटीमीटर अबो होती है। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि हम जब मत्स्य पालन करेंगे तो हम कौन सी साइज का हमें सीड, हमें जो बीज है, मत्स्य बीज हमें हमारे तालाब में स्टॉकिंग करना है। कितना करना है स्टॉकिंग? तो नॉर्मली अगर हम भारतीय प्रमुख कार का हम अगर स्टॉकिंग करेंगे तो उसका अगर हम मत्स्य पालन करेंगे तो उसमें 1 हेक्टर के लिए 10,000 ऑन एन एवरेज हमें स्टॉकिंग करना है, मतलब वन सीड फॉर 1 मीटर क्यूब। तो इस तरह हम हमारा जो एरिया है, हमें देखना है कि हमारा एरिया कितना है हमारे पॉन्ड का, तो उसके हिसाब से हमें शॉपिंग करनी है। जहां से हम सीड लेंगे वहां से भी हमें सीड लेते वक्त हमें जागरूक रहना है कि उसका प्रॉपर कंडीशनिंग हुआ है, और कितना स्टॉकिंग हम कितना एक बैग में कितना लेके जा सकते हैं। अगर फ्राई अगर होगा तो हम एक बैग में 1000 तक हम कैरी कर सकते हैं एक ही बैग में, लेकिन अगर जैसे साइज बढ़ती है तो उससे तरह हमें कम करते, अगर बड़ी साइज की फिंगरलिंग होगी तो हमें 125 से 250 तक एक बैग में हम कैरी कर सकते हैं। तो ये स्टॉकिंग जो है, साइड सीड सिलेक्शन, क्वालिटी सीड, उसका साइज और उसका नंबर्स है, वो हमारे कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसके ऊपर हमारा डिपेंड है कि आगे जाके हमारा जो क्रॉप निकलेगा तो वो किस तरह अच्छे तरह से ज्यादा हम प्रोडक्शन ले सके। तो हमारे पास छोटी एक लैब भी होनी चाहिए कि उसमें हम रेगुलर हमारे जो वाटर सैंपल्स है वो टेस्ट कर सके। उसमें हमारा पीएच मेजर, पीएच, टेम्परेचर, ये हम और डीओ जो है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो हम अच्छी तरह से उसमें हम चेक कर सकते हैं। तो पीएच है जो नॉर्मली 7.5 to 8.5 तक एक आइडियल पीएच माना जाता है, और जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, एक 4 ppm के ऊपर होना चाहिए। तो अच्छे तरह हमें फीडिंग, जो हमारा नेचुरल फूड है उसके साथ में हमें रेगुलर फूड में हमें देना है। अभी प्रिपेयर फीड भी आते हैं कि फ्लोटिंग फीड रहते हैं, कि उसमें उसके जो फॉर्मुलेशंस होता है, प्रोटीन, फैट, बाकी अच्छी तरह से उसमें फॉर्मुलेट किया जाता है। और हार्वेस्टिंग करनी है हमें, साधारणतः एक कटला, रोहू, मृगल हम करेंगे जिसका मत्स्य पालन, तो साधारणतः एक 10 महीने तक, 10 से 12 महीने हमें कल्चर के लिए लग सकते हैं। एक तिलापिया जो स्पीसीज है, गिफ्ट तिलापिया, जेनेटिकली इम्प्रूव फार्म तिलापिया, अगर ये एक अच्छी स्पीसीज है हमारे कल्चर ऑप्शन के लिए, कि जिसमें हम कम जगह पे हम अच्छे से ज्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है, मत्स्य व्यवसाय विभाग की परवानगी, आप परमिशन आपको लेनी पड़ती है। तो वो लेने के लिए हमारी जो वाटर बॉडी होगी या हमारा जो तालाब होगा, हमारा जो पॉन्ड होगा, वो फ्लड एरिया में नहीं ना हो, जो नेचुरल वाटर बॉडी हो उससे कम 100 मीटर लंबा होना, दूर होना चाहिए। और उसके लिए हम कम से कम 5 गुंटे से लेके बड़े वाले तालाब में हम इसका संवर्धन कर सकते, इसका पालन कर सकते हैं। टोटल बायोसिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, इसमें कंपाउंडिंग या बर्ड नेट लगाने पड़ते हैं, एक छोटी लैब हमारी होनी चाहिए, डेली रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। और इसमें जो है हम ज्यादा स्टॉकिंग करते हैं, तो नॉर्मली हम अगर आईएमसी कल्चर करते हैं तो पर हेक्टर एक 10,000 हम स्टॉकिंग करते हैं, मतलब पर मीटर क्यूब हम एक
सीड का स्टॉकिंग करते हैं, तो इसमें हम 5 टाइम्स ज्यादा स्टॉकिंग कर सकते हैं। हमारे पॉन्ड की यहाँ पे जैसे, इसलिए हम स्टॉकिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारे पास एरिएटर, अगर लाइट फेल्योर, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर होती है तो हमारे पास जनरेटर भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके फायदे क्या है, ये तो फास्ट ग्रोथ, फास्ट है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म साइज होती है, और जो आर्टिफिशियल फीड है, कमर्शियल फीड, उसका एक्सेप्टेंस अच्छा है इसके लिए। और वाटर में मतलब कुछ बदल भी, चेंजेस भी हो जाते हैं हमारे पानी में, तो उसको एक्लेमेटाइज करता है। और पीरियड जो है इसका, वो एक अच्छा, 7 महीने में हम एक क्रॉप इससे ले सकते हैं। और इसका जो FCR है 1:1 पर है, तो इसमें फीड भी हमारा बचने वाला है, और हम एक वाटर बॉडी में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, पापलेट की तरह इसकी टेस्ट है, उसके जो कांटे हैं बहुत कम है, तो इसको मार्केट में भी अच्छी डिमांड है। और इसको हम लाइव, ज्यादा दूर के लिए भी हम लाइव इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम 1 एकड़ के तालाब में अगर हम साधारणतः 7 महीनों में हम 2.5 लाख का हम नेट इनकम इसमें ले सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़े से हमारे अच्छी सी ट्रेनिंग अगर हम लेते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर हमारी होती है, तो हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम शुरुआत में IFC का कल्चर करके नेक्स्ट ईयर से अगर हम थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस गेन करके हम आगे से तिलापिया कल्चर के लिए भी जा सकते हैं। केज कल्चर में हम, केज कल्चर के जो वाटरीज है, महाराष्ट्र में 2021 में ये GR आया है, जिसमें कि 8 मीटर डेप्थ वाले जो तालाब है 15 हेक्टेयर से ऊपर बड़े, तो उसमें से 1% एरिया जो है रिजर्व रखा है केज कल्चर। तो वहां पे जिस तालाब, जो बड़ी वाटर बॉडी है आपके नजदीक है, या आप जहाँ पे आपको उपलब्ध हो सकती है, वहां पे हम आपको 630 स्क्वायर मीटर एरिया आपको वाटर बॉडी में, वाटर स्पेड एरिया आपको दिया जाता है। इसमें आप 18 पिंजरे आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें प्रमुख जो मेनली आप पंगेशियस और तिलापिया, ये 2 वैरायटी है वो कल्चर की जाती है। अभी कुछ जगह पे अमूर कार्प है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ हद तक जो जयंती रोहू है, उसके भी कुछ रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। फिर भी जो मेजोरिटी जो स्पीसीज है केज में, जो पंगेशियस और तिलापिया है। साइट सिलेक्शन, केज कल्चर करते समय हमें साइट सिलेक्शन पे ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो साइट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर वहां पे डेप्थ कितनी है, उसको फ्लड या वाटर करंट कितना रहेगा, थोड़ा सा शेल्टर अगर हो सकता है। जैसे आप इसके देश साइट में यहाँ पे जो एरिया है, अगर यहाँ पे हम केज कल्चर हमारे केजेस इंस्टॉल करते हैं, तो एक अच्छा रहेगा, यहाँ पे हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी। अगर ज्यादा वाटर करंट रहेगा फिर भी हमारे केजेस डैमेज होने की संभावना बहुत कम है। इस तरह के केजेस होते हैं, कुछ GI पाइप के होते हैं और कुछ HDPE पंटून्स भी होते हैं। इसमें भी स्टॉकिंग, फीड मैनेजमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग, वेट कितना हो रहा है, वेट के हिसाब से हमें कितना फीड देना है, वो हम इसलिए हमें फ्रिक्वेंटली 15 दिन में या एवरी मंथ हमें कितनी साइज हुई है हमारे फिश की, तो वो हमें रेगुलर मॉनिटर करनी है कि उसके हिसाब से हम हमारा फीड मैनेज कर सकते हैं। जैसे फीडिंग चार्ट्स आते हैं मार्केट में, फीड कंपनीज प्रोवाइड करती है। ये हमारा जो वाटर बॉडी है, एवरेज वाटर बॉडी हुई है हमारे कल्चर फिश की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम परसेंट और साइज वाइज हम फीड अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और एक सेक्टर है जहाँ पे कि ऑर्नामेंटल शोभिवंत जो रंगीत मछलियों का पालन, तो इसमें भी एक खूब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इसमें। मतलब कलरफुल फिश तो है, उसके साथ में जो टैंक्स आते हैं, उसके साथ में प्लांट्स है, ट्रेवल्स है, और जो बाकी एसेसरीज लगती है, फिल्टर है, हीटर है, तो बहुत सारे इसमें कम जगह पे हमारे घर की जो महिलाएं हैं, या वो भी हमारे कम घर के पीछे कम जगह भी होगी, तो उस जगह पे ये शोभिवंत मत्स्य पालन
कर सकते हैं और उसमें अच्छा सा इनकम वो ले सकते हैं। इसमें जो स्पीसीज टू स्पीसीज रेट वेरी करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा कम समय में फिश के लिए भी एक अच्छा रेट हमें लोकल अवेलेबल मिल सकता है। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, तो फिशरी डिपार्टमेंट कौन सी स्कीम अभी प्रोवाइड कर रहा है। मेजोरिटी अभी जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो केंद्र शासन की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, कि जिसमें वो इस योजना में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और इसमें कुछ नील क्रांति लाने की इसमें बात कही गई है, कि जिसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध किया जाए, उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता दिया जाए, और जो कुछ जो मछली पालक है उनको अच्छा से अच्छा इसमें उत्पादन उनका बढ़ाया जा सकता है। तो ये केंद्र और राज्य शासन की एकत्रित योजना है, जिसमें कि जो अनुदान दिया जाता है, तो उसमें 60% जो हिस्सा है अनुदान में केंद्र शासन का है और 40% राज्य शासन का। तो केंद्र शासन ने इस योजना 2020 में शुरू की है, और इस योजना को राज्य शासन, महाराष्ट्र शासन की 17 नवंबर 2020 को प्रशासकीय मंजूरी इसको मिली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है कि जो हमारा मत्स्य उत्पादन है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो, हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जा सके, ओवरऑल जो अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी जगह पे ज्यादा से ज्यादा कैसे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। फिश हार्वेस्टिंग होने के बाद में जो लॉसेस होते हैं, मतलब बर्फ नहीं मिलता है या आइसिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, कोल्ड स्टोरेज नहीं होते हैं, तो वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकते हैं। और ओवरऑल जो फिश खाने की जो बात है कि ओवरऑल फिश कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जा सकता है, और हमारे किसान का जो उत्पन्न है वो दोगुना कैसे किया जाए, ये इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें 3 एनेक्जर है। केंद्र शासन की 100% सब्सिडी है। एनेक्जर 2 जो है उसमें जो लाभार्थी विमुख योजना है, जिसमें कि लाभार्थियों को अनुदान मिलता है। और एनेक्जर 3 है जिसमें कि पूरी तरह मतलब केंद्र शासन और राज्य शासन दोनों का ही इसमें फंडिंग है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा उपयोगी है, कि जो लाभार्थी विमुख जो योजना है, तो हमारे जो किसान रहेंगे उनको अगर मत्स्य पालन करना है या कौन से बायोफ्लॉक करना है, रास करना है, तो उसके लिए हैचरी अगर इंस्टॉल करना है तो उनके लिए एनेक्जर 2 में योजना दी गई है। तो योजना का जो सेग्रीगेशन ऐसे है कि सर्वसाधारण जो घटक है तो उनके लिए 40% सब्सिडी, जो कुछ प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसकी 40% सब्सिडी जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलेगी। और जो अनुसूचित जाति और जमाती और महिलाएं जो है उनके लिए 60% तक सब्सिडी उपलब्ध इस योजना में की जाती है। तो आज हम सिर्फ जो भूजल मत्स्य व्यवसाय है, मीठे पानी का में जो व्यवसाय किया जाता है मत्स्य पालन का, उसमें अंदर जो योजनाएं आती है उनके ही हम आज बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम है कि जो भूजलाशयन जो मत्स्य बीज लगता है हमारे मत्स्य पालन के लिए, मेजोरिटी क्या लगता है, मेन होना चाहिए अच्छा क्वालिटी मत्स्य बीज। अगर उस उपलब्ध होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा हमारे स्थानिक लेवल तक। तो उसके लिए हमें ये जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, कि जिसमें हम सर्कुलर हैचरीज बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसमें 25 लाख की ये योजना है, और इसमें कम से कम एक आधे हेक्टर का जगह हमारी होनी चाहिए। और हमें हमारी जो कैपेसिटी है, तो हर साल हम 1.5 करोड़ तक फ्राई हम अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 6 करोड़ तक स्पॉन हमें या इस योजना में हमें
प्रोड्यूस करना है। ये जो हमारी इस तरह से हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। सर्वसाधारण जो घटक है उसके लिए 10 लाख तक अनुदान इसमें मिल सकता है, और बाकी जो है अनुसूचित जमाती, जाति और महिलाएं, उनके लिए 15 लाख तक इसमें अनुदान लगना है। और जो बाकी जो है, जो बेनिफिशियरी जो पार्ट है, मतलब अगर 60% अनुदान मिलने वाला है तो 40% हमें हमारा बेनिफिशियरी पार्ट हो, या 60% हमारा बेनिफिशियरी पार्ट हो। तो वो एक तो हम हमारा खुद का हम लागत लगा सकते हैं, या हम किसी बैंक को अप्रोच करके उनसे हम इसमें हमारे लिए जो निधि है उपलब्ध कर सकते हैं। उसमें साथ में जो मीठे पानी की जो झींगा है उसका भी हैचरी है, वो 50 लाख की स्कीम है। और एक जो अभी हैचरी हो गई, तो हैचरी होने के बाद जो स्पॉन तैयार हो रहा है, तो वो स्पॉन के लिए, वो स्पॉन से फिंगरलिंग करने के लिए, तो उसके लिए ये योजना है जिसमें कि संगोपन तली खोदकाम। तो इसमें जो रियरिंग यूनिट हम बना सकते हैं, पॉन्ड्स हम बना सकते हैं, और 1 हेक्टर के लिए 7 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। उसमें सर्वसाधारण के लिए 2,80,000 और बाकी कैटेगरी के लिए 20 लाख तक अनुदान मिल सकता है। जो उसके स्पेसिफिकेशंस इसमें जो दिखाया गया है उस तरह हमारे पॉन्ड होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इनलेट आउटलेट की उसमें सुविधा होनी चाहिए, और एक बॉटम में एक स्लोप होना चाहिए, इनलेट टू आउटलेट एक स्लोप होना चाहिए। अगर डेप्थ देखी जाए तो 1.5 से 2 मीटर की डेप्थ इस रियरिंग पॉन्ड की होनी चाहिए। उसी तरह अगर हम कल्चर भी करते हैं तो कल्चर करने के लिए भी इसी योजना में हम कल्चर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी 7 लाख 1 हेक्टर की कॉस्ट है, और एक व्यक्ति है उसको ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टर तक का बेनिफिट मिल सकता है। और अगर ग्रुप होगा, कम से कम 10 लोगों का ग्रुप होगा, तो उनको वो जो ग्रुप है वो 20 हेक्टर तक का लाभ इस योजना से ले सकते हैं। अभी जिन्होंने कल्चर किया है, जो बीज हम डाल रहे हैं और उससे जो खाना है, खाने के साइज की फिश बना रहे हैं, तो उनके लिए इनपुट्स की भी स्कीम है कि उसमें 1 हेक्टर के लिए 4 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसमें 1,60,000 से 2,40,000 तक अनुदान इसमें सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है। इसमें जो हमारे पॉन्ड कल्चर के लिए हमने पॉन्ड तो खुदवाया, लेकिन उसके बाद में जो लगने वाला जो सीड है, फीड है, तो उसके लिए ये ले सकते। जो कुछ सलाइन एरिया है उस जगह पे भी इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है, वहां पे 1 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा है। उसी तरह जो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल पॉन्ड कंस्ट्रक्शन है, उसी तरह इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं, ज्यादा है। और इसमें इनपुट कॉस्ट की कॉस्ट जो है 1 हेक्टर के लिए 2 लाख ज्यादा है, मतलब 6 लाख है। जहाँ पे सलाइन लैंड है वहां पे कुछ अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बाकी कोई क्रॉप हम नहीं ले सकते, लेकिन वहां पे हम फिश कल्चर कर सकते हैं। तो वो जगह भी हमारी बाद में हमें उपजाऊ हो सकती है, और उसमें हम जो कुछ जहाँ पे कुछ अभी प्रोडक्शन हम नहीं ले रहे, कोई क्रॉप नहीं ले रहे, लेकिन अगर मत्स्य पालन करेंगे उस जगह पे तो हम उसमें से अच्छा उत्पन्न निकाल सकते हैं। बाद में जो ब्रैकिश वाटर एरिया है या बाकी वहां पे हम पॉन्ड, बायोफ्लॉक पॉन्ड बना सकते हैं, और बायोफ्लॉक पॉन्ड बनाने के 18 लाख की स्कीम है। उसमें हम 7,20,000 से 10,80,000 तक हमें इसमें सब्सिडी उपलब्ध हो सकती है। उसके लिए इनपुट्स फ्रेश वाटर में हम अगर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो पहला वाला देखा वो ब्रैकिश वाटर सलाइन एरिया, वहां पे अगर करते हैं तो 18 लाख की स्कीम है। अगर नॉर्मल हम फ्रेश वाटर में करते हैं तो एक 14 लाख की स्कीम है। इसमें भी हम 5,60,000 से लेके 8,40,000 तक का अनुदान हमें इसमें मिल सकता है। जो हमारे तालाब है, बड़े इरिगेशन टैंक्स है, जो हमारे फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है, तो उनके लिए एक स्कीम है कि हम उसमें फिंगरलिंग स्टॉकिंग कर सकते हैं। तो एक तालाब में हम ज्यादा से ज्यादा
1 लाख फिंगरलिंग स्टॉक कर सकते हैं, और उसकी प्रोजेक्ट एक फिंगरलिंग की वैल्यू जो होगी वो 3 रुपये होगी। तो 3 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट इस योजना में, उसमें 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक हमें अनुदान इसमें उपलब्ध हो सकता है। वेटलैंड, जो आज हमारा ओकेजन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो जो कल वर्ल्ड वेटलैंड डे है, तो अगर ऐसे कुछ जगह होगी जहाँ पे कि वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब वहां पे पानी बहुत होता है, वो उस जगह से, उस जमीन से पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो अगर ऐसी कोई एरिया जगह होगी हमारी, तो वहां पे हम पॉन्ड बना के उसमें हम ये स्टॉकिंग कर सकते हैं। पॉन्ड बनाने की जो योजना है उसमें से हम पॉन्ड बनाने के लिए अनुदान ले सकते हैं, साथ में इसमें फिंगरलिंग स्टॉकिंग भी कर सकते हैं। तो उसी तरह 1 लाख फिंगरलिंग स्टॉक कर सकते हैं, उसमें 3 लाख तक के हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है। 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक हमें अनुदान इसमें मिल सकता है। जो रंगीत मछली पालन है, अभी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रेस जो है, हर आदमी का कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्ट्रेस है, अगर वो कुछ हद तक कम करना है, तो अगर हमारे पास एक छोटा भी टैंक होगा हमारे घर में, और उसमें कुछ फिश होंगे और कलरफुल फिश अगर रहेंगे, तो ये साइंटिफिकली थोड़ा प्रूव हो गया है कि इसमें जो स्ट्रेस है हमारे लोगों पे, तो वो कुछ हद तक कम हो सकता है। तो इसमें भी व्यवसाय की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो बैकयार्ड यूनिट है हमारा, उसमें हम इस छोटा, अगर हमारे घर के पीछे भी थोड़ी सी अगर जगह होगी, साधारणतः 300 स्क्वायर फीट तक की भी जगह होगी, तो उसमें भी हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 3 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसमें हम छोटे से बच्चे जो कलर फिश है, ऑर्नामेंटल फिश है, वो लाके हम उसको ग्रो करके वो हमें इसमें बेच सकते हैं। एक मीडियम ऑर्नामेंटल यूनिट है, 8 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 3,20,000 से 4,80,000 तक इसमें सब्सिडी उपलब्ध होगी। इसके लिए एरिया जो है हमारे पास मिनिमम 150 स्क्वायर मीटर एरिया हमारे पास होना चाहिए, जहाँ पे हम इस तरह से सीमेंट के टैंक वगैरह बना सकते हैं, प्रॉपर शेड वगैरह बना के उसमें हम अच्छी तरह से हमारे ऑर्नामेंटल फिश ग्रो कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल इंटीग्रेटेड ऑर्नामेंटल यूनिट जो 25 लाख की स्कीम है, इसमें 10 से 15 लाख सब्सिडी उपलब्ध होती है। इसमें हमारे पास एक मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर की एरिया होना चाहिए, और उसमें हमें 1 लाख कम से कम हर साल हम फिश उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ब्रीडिंग करके हमारे पास 1 लाख तक का फ्राई हम बना सकते हैं। इस तरह से कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए, और हमें प्रॉपर से ट्रेनिंग वगैरह हमें इसमें लेना चाहिए। तो अगर हम प्रॉपर अच्छी तरह से अगर ट्रेनिंग लिया है और हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हम इस प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं इंटीग्रेटेड, जहाँ पे हम फिश मतलब ब्रीड भी कर रहे हैं और रेयर भी कर रहे हैं, उसके साथ में बाकी जो प्लांट्स है वो भी ग्रो कर रहे हैं, बाकी फैसिलिटीज जो है हमारे कस्टमर को वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। इंटीग्रेटेड जो ऑर्नामेंटल फिश है, उसके लिए जो ब्रूडर्स लगने वाले हैं, तो वो भी हम अगर बनाना चाहे, तो हमारे पास अगर अच्छा नॉलेज होगा, तो 1 करोड़ की स्कीम है, इसमें 40 से 60 लाख का अनुदान मिल सकता है। और एक ग्रुप अगर होगा, तो वो 2 यूनिट तक इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्रूडर्स जो है, ऑर्नामेंटल हैचरी को जो लगने वाले ब्रूडर्स है, वो उसके हमें यहाँ पे तैयार करने हैं। इसमें जो है कि टूरिज्म जो है, एक्वा टूरिज्म, अब हम देख रहे हैं कि टूरिज्म की जो महत्व है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ लोग हमारे जो अगर देखा जाए कि केरल हो या बाकी जो जगह हो, वहां पे भी मतलब जो टूरिज्म है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। उसी धरती पे अगर हमारे पास तालाब होगा, तो वहां पे हम बोटिंग की फैसिलिटी है या फिश एंगलिंग की फैसिलिटी होगी, फिश फूड हम वहां पे उपलब्ध करा सकते हैं। वहां पे हम जो एक्वेरियम है, वहां पे अगर हम छोटा सा एक्वेरियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो वहां पे हम जो फ्रेश वाटर ऑर्नामेंटल फिश है, उसके साथ ही साथ जो मरीन वाटर कुछ वैरायटी वहां पे हम एग्जिबिट कर सकते हैं। तो वो देखने के लिए और
टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू हम उस जगह पर डेवलप कर सकते। तो वहां पे एक 50 लाख की स्कीम है, 20 से 30 लाख तक का उसमें अनुदान हमें मिल सकता है। अभी देखा जाए तो ये बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आई है, बायोफ्लॉक है या रास है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो वो अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं तो हम इस योजनाओं का भी हम अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। इसमें 50 लाख की योजना है जो बड़ा रास प्रोजेक्ट होगा या बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट होगा। रास प्रोजेक्ट अगर होता है तो उसमें हमें 90 क्यूबिक मीटर के 8 टैंक हमें एस्टेब्लिश करने हैं और हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर क्रॉप हमें 40 टन होनी चाहिए। अगर बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट करेंगे तो 4 मीटर डायमीटर के और 1.5 मीटर हाइट के हमारे टैंक होने चाहिए और ऐसे 50 टैंक हमें एस्टेब्लिश करने। तो इस तरह हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मीडियम जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 25 लाख की योजना है, 10 से 15 लाख का अनुदान हमें मिल सकता है। और उसमें रास जो प्रोजेक्ट होगा तो उसमें 30 क्यूबिक मीटर के 6 टैंक्स हमें एस्टेब्लिश करने, कम से कम एक 10 मेट्रिक टन प्रोडक्शन हमारा पर क्रॉप होना चाहिए। बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट है उसमें 4 मीटर डायमीटर के और सेम 1.5 मीटर हाइट के जो टैंक है, वो जो लार्ज प्रोजेक्ट में 50 है तो इसमें 25 होना चाहिए। छोटा जो ऑर्नामेंट रास प्रोजेक्ट होगा या बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट होगा वो एक 7.5 लाख की योजना है। उसमें 3 से 4.5 लाख तक हम अनुदान इसमें ले सकते हैं। और जो छोटा रास प्रोजेक्ट है उसमें 100 क्यूबिक मीटर की एक टाकी बड़ी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। या बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट करना है हमें छोटा तो उसमें हम 7 टैंक हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटी जगह हो वहां पे हम एक छोटा सा शुरुआत में हम रास प्रोजेक्ट हमें करना है और बड़े लेवल तक करना है लेकिन हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें हम 50,000 की एक छोटी स्कीम है जिसमें कि हम एक टैंक बिठा सकते हैं और उसमें एक क्रॉप लेके हम इसमें एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आगे जाके हम बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक 50,000 की स्कीम है जिसमें 20 से 30,000 तक हमें अनुदान मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारी जो लागत है या इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत बड़ा बनाएंगे और लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस देने का काम भी इसमें हो सकता है अच्छे से और फिर आगे जाके हम हमारा वो उसको अच्छे से बड़ा कर सकते हैं प्रोजेक्ट। केज कल्चर की जो मैंने बताया था उसमें भी केज कल्चर की भी योजना है जिसमें कि एक व्यक्ति के लिए 18 केजेस तक अनुदान वो ले सकते हैं और एक केज की कॉस्ट है 3 लाख। तो 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक अनुदान इसमें एक केज के लिए मिल सकता है। एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 18 केज के लिए एलिजिबल होता है। अगर ग्रुप होगा कम से कम 12 लोगों का ग्रुप होगा तो वो 72 केजेस के लिए इसका अनुदान ले सकते हैं। इसी तरह पेन कल्चर अगर करेंगे तो पेन कल्चर के भी सेम प्रोजेक्ट कॉस्ट है। 2 हेक्टेयर तक एक व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और ग्रुप अगर होगा तो 20 हेक्टेयर तक इसका बेनिफिट मिल सकता है। कल्चर किया, प्रोडक्शन हुआ, हार्वेस्टिंग हुआ, हार्वेस्टिंग के बाद में जो कोल्ड चेन है या जो कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर डेवलप करना है तो इसके लिए योजना है कि जो आइस फैक्ट्री है तो आइस फैक्ट्री अगर बनाएंगे पर डे 10 मेट्रिक टन उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर होगा तो 40 लाख की का प्रोजेक्ट है। उसमें 16 से 24 लाख तक अनुदान हमें मिल सकता है। अगर 20 टन का उससे बड़ा करेंगे, डबल करेंगे तो उसके लिए भी अनुदान दुगना हो जाता है। 80 लाख की योजना है, 32 से 48 लाख तक हमें अनुदान मिल सकता है। उससे भी अगर बड़ा करेंगे तो 1,20,00,000 की योजना है, 48 से 72 लाख तक अनुदान मिल सकता है। अगर उससे बड़ा करना है तो 1.5 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि हमारे पास ये किस ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, ज्यादा सब्सिडी मिलेगा ये सोच के हमें सोचना नहीं है। हमें देखना है कि वहां पे एक्चुअली उसकी कितनी नीड है, वहां पे आइस है वो कितना लगने वाला है,
वहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वहाँ पे जो लोकली प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अगर हम आइस फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे लेकिन उसके लिए जो फिश है वो उतना उपलब्ध हो रहा है कि नहीं होने वाला है, ये हमें देखना है। अगर कुछ पुराने भी आइस फैक्ट्री होगी तो उसके लिए रिनोवेशन के लिए भी 50 लाख की योजना है। कम से कम 10 साल पुरानी आइस फैक्ट्री होनी चाहिए, 20 से 30 लाख तक का अनुदान इसमें मिल सकता है। बाकी जो है मार्केटिंग के लिए या जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए योजना है, इसमें की रेफ्रिजरेटेड वैन है वो 25 लाख की योजना है, 10 से 15 लाख तक अनुदान इसमें मिल सकता है। इंसुलेटेड व्हीकल लेंगे तो वो 8 से 12 लाख तक हमें इसमें अनुदान मिल सकता है। अगर मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स अगर हम लेंगे तो उसके लिए भी 75,000 की योजना है, 30 से 45,000 तक हमें अनुदान इस योजना में मिल सकता है। उसके साथ ही साथ साइकिल भी अगर होगा, कम गांव के लेवल पे अगर कुछ फिश बेच रहा है कोई, उसके लिए भी 10,000 की योजना है। उसके साथ ही साथ जो ई रिक्शा जो है 3 व्हीलर है तो उसके लिए 3 लाख की योजना है, तो उसमें 1,20,000 से 1,80,000 तक अनुदान इस योजना में मिल सकता है। लाइव फिश यूनिट, तो अगर बहुत सारे अगर हम देखेंगे तो अभी जो ट्रेंड है धीरे धीरे लाइव फिश लोगों का जो डिमांड है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि जो हम जो बर्फ आइस खा रहे हैं तो जो फिश खा रहे हैं तो उस वो भी कुछ तो आइसिंग किया होता है या कुछ घंटे पहले उसको हार्वेस्टिंग हुई होती। तो अगर लाइव फिश रहेगा तो उसका जो खराब होने की जो है वो बहुत संभावना कम हो जाती है। और लाइव फिश अगर यूनिट हम इंस्टॉल एस्टेब्लिश करते हैं तो 20 लाख की योजना है, 8 से 12 लाख तक का अनुदान भी हमें इसमें मिल सकता है। बाकी जो मेजर एक्सपेंडिचर जो होता है हमारे मत्स्य पालन में वो होता है मत्स्य खाद्य पे। जो खाना होता है मछली का वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर हमारी लागत चली जाती है, 50 से 60% तक सिर्फ उसके खाने की वहां पे लागत लगती है। तो अगर हम लोकली खाद्य जो है उसका खाना बना सकते हैं तो उसके लिए ये योजना है। 2 टन पर डे कैपेसिटी वाली जो योजना है 30 लाख की, उसमें 12 से 18 लाख तक अनुदान हमें इसमें मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे पर डे 8 मेट्रिक टन तो उसके हिसाब से 40 से 60 लाख तक का अनुदान हमें मिल सकता है। बाकी जो इस अगर हम जैसे बड़ा बनाएंगे प्रोजेक्ट उस तरह से हम अनुदान ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन वहां पे भी हमें यहाँ पे देखना है कि वहां पे एक्चुअली कितनी डिमांड है, वहां पे कल्चर कितना हो रहा है, वहां पे केज कल्चर हो रहा है क्या, वहां पे पॉन्ड कल्चर हो रहा है क्या। वहां पे अगर लोकल डिमांड अगर होगी तो ही हम उस कैपेसिटी का हम जो फीड यूनिट है हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो मार्केटिंग की जो है कोल्ड चेन बाकी जो सुविधा है उसके लिए अगर मार्केट एस्टेब्लिश करना है, लोकली अगर जगह अवेलेबल हो और वहां पे हम 1 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहां पे हमारे जो जो मछली बेचने वाले लोग हैं हमारे, तो वहां पे आके वहां पे एक साथ एक जगह पे हम वो बैठ सकते हैं। वहां पे अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन की जाएगी, उनको पानी की सुविधा होगी और इस तरह से एक अच्छे फ्रेश फिश, हाइजीनिक फिश हम कस्टमर को उपलब्ध करके दे सकते हैं। तो 1 करोड़ की योजना 40 से 60 लाख तक का अनुदान मिल सकता है। कियोस्क मतलब जो कुछ परमानेंट शॉप अगर होगा या मूविंग भी अगर होगा व्हीकल तो उसके लिए 10 लाख की योजना है। हम उसमें ऑर्नामेंटल फिश भी वहां उसमें बेच सकते हैं, तो 4 से 6 लाख तक उसमें सब्सिडी मिल सकती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो अभी देखते हैं हम, फिश बड़ा होता है, जो चिप्स होते हैं, तो पिकल होता है। तो अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का अगर हमारे कुछ महिलाएं साथ में आके प्रोजेक्ट बनाएंगी तो उसके लिए भी 50 लाख की योजना है, 20 से 30 लाख तक का उनको अनुदान मिल सकता है और एक अच्छा घर बैठे वो ये व्यवसाय कर सकते हैं। जो फिश होते हैं उसके कुछ अगर डिसीज आते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर फिश में ज्यादा डिसीज नहीं आते, फिर भी अगर वाटर टेस्टिंग है या कुछ अगर
डिसीज आता है तो उसके लिए भी सॉइल वाटर टेस्टिंग और डिसीज लैब की योजना है। 25 लाख की योजना है। अगर मूविंग व्हीकल होगा तो 35 लाख की योजना है। 14 से 21 लाख तक का अनुदान इसमें ले सकते हैं। अगर जगह है हमारी तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट की जगह अगर हमारे पास होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए या एटलीस्ट लीज पे होनी चाहिए। कम से कम 7 लाख का लीज पीरियड होना चाहिए। अभी जो मत्स्य व्यवसाय हो रहा है, जिस तरह कृषि के केंद्र है, उसी तरह मत्स्य सेवा केंद्र एस्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट का इसमें सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उनको सीड कैसे उपलब्ध किया जाए, या उनको जो फीड है एक वन शॉप सॉल्यूशन उनको कैसे मिले। तो उसके लिए ये योजना है कि जिसमें जो मत्स्य सेवा केंद्र होगा उसमें उनको मत्स्य पालन के लिए ट्रेनिंग मिलेगा। उसमें उनके जो बाकी जो टेस्टिंग है, सॉइल टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, या डिसीज कुछ आता है तो उनमें उनको हर रेगुलर उनको कैसे मार्गदर्शन इसमें मिले, इसके लिए इस योजना है। इसमें 25 लाख की योजना है। 10 से 15 लाख तक इसमें अनुदान मिल सकता है। जो अगर कोई फिशरीज ग्रेजुएट होता है या उसमें टेक्निकली उसको अच्छी तरह से फिशरीज का ज्ञान है और वो अच्छी तरह से लोगों को वो दे सकता है, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फिशरमैन जो है उनके लिए योजना है कि अगर कुछ मछुआरे होते हैं, फिशिंग जो मानसून पीरियड होता है तो उसमें फिशिंग बंद रहती है, तो उनके लिए जो रोजगार का साधन किस तरह उपलब्ध किया जाए, इसके लिए इसमें केंद्र शासन हर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उन मछुआरों के लिए 1500, केंद्र शासन और राज्य शासन 1500, ऐसे 3000 रुपया उसमें उनको मदद इस योजना से मिल सकती है। इंश्योरेंस की योजना है कि जिसमें केंद्र शासन जो है कि इसमें अगर किसी मछुआरे का या कोई मत्स्य पालक होगा, अगर कोई कामगार भी होगा या जो मत्स्य पालन या मत्स्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ होगा, अगर उसका मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 5 लाख का बीमा संरक्षण इस योजना में दिया है। अगर उसको कुछ परमानेंट कुछ डिसेबिलिटी होती है तो 2.5 लाख तक उसको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर उसको हॉस्पिटल का कुछ खर्चा है तो उसके लिए भी एक 10,000 तक उसके लिए हॉस्पिटल का भी खर्चा इस योजना से मिल सकता है। बाकी राज्य शासन की भी योजना है जिसमें कि अगर मच्छी मार का मृत्यु हो जाता है तो 1 लाख का उसमें बेनिफिट मिलता है। इस योजना के जो कंडीशंस जो है, तो कंडीशंस इसमें है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि उसका हमारा पूरा अच्छे से हमारा जो डीपीआर है, प्रकल्प अहवाल अच्छे से हमारा होना चाहिए। उसमें साथ में हमारे जो जगह है उसके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। अगर खुद की जगह नहीं हम तो लीज पे भी हम लेकर किसी भी योजना का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ जो लीज पीरियड है वो कम से कम एक 10 साल का होना चाहिए। अगर हम खुद हमारा जो बेनिफिशियरी पार्ट है, अगर हम खुद लगाने वाले हैं लागत, तो हम हमारा कंसेंट लेटर दे सकते हैं, या अगर बैंक से लेना है तो हम वहां पे बैंक से हमें जो निधि है वो उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसा एक पत्र हमें बैंक से लगे। और साथ ही साथ में सेम ही अगर योजना होगी तो उसी लिए हमने पहले किसी अदर गवर्नमेंट का हमें बेनिफिट हमने नहीं लिया होगा। तो हमारा प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो जाता है तो उसमें बाद में हमें जो पूरी तरह वो हमें आगे भी कम से कम 7 से 10 साल के लिए हमें वो कंप्लीट करना है। तो ऐसे नहीं कि 1 साल किया, बेनिफिट लिया और उसके बाद में हमने छोड़ दिया, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। हमें जो काम करना है, जो मैनेजमेंट करनी है, उसका जो देखभाल करनी है, वो हमें अच्छे सेटिस्फैक्टरी हमारी होनी चाहिए। इसमें अगर कोई भी कम से कम हम ये प्रोजेक्ट है 7 से 10 साल तक हम बंद नहीं कर सकते, किसी को हैंडओवर भी नहीं कर सकते, या किसी को हम इसको बेच भी नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो जो हमने अनुदान पाया है उसे हमें कम से कम 12
टके हर साल का इंटरेस्ट जो होगा उसके साथ हमें वो फिर से गवर्नमेंट को फिर से देना पड़ेगा, इसलिए हम किसी को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी एनएफडीपी के जो फॉर्म है उसके हिसाब से क्या क्या चेकलिस्ट है, हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या होना चाहिए, इसमें इंट्रोडक्शन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कहाँ पे साइट के डिटेल्स होने चाहिए, हम किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। उसका मेजर जो है कि हमारा इकोनॉमिक्स इसके साथ में होना चाहिए डीपीआर में, उसमें कैपिटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी लगेगी, बाद में हम किस तरह से उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा, वो पूरा हमें साथ में जोड़ना है। ये चेकलिस्ट है, इसमें सभी क्या क्या हमें साथ में जोड़ना है वो उसकी लिस्ट दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म है एनएफडीबी का, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है। एक डिक्लेरेशन हमें देना पड़ता है कि हम सभी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो करेक्ट दे रहे हैं और कोई गलत इंफॉर्मेशन हम नहीं दे रहे, पूरी जवाबदारी से हम ये प्रोजेक्ट हम करेंगे। पूरा टेक लिस्ट है, अगर आप महाराष्ट्र में किसी भी ऑफिस के पास जाओगे, हर डिस्ट्रिक्ट में सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय का ऑफिस है, वहां पे आपको इस तरह से फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा, उस फॉर्म को आपके भर के आपको देना है। इसमें सभी मराठी जो लोगों को, स्थानिक लोगों को समझ में आया इस तरह से वो समझ बूझ के वो सभी इंफॉर्मेशन भर के उसके साथ में जो लगने वाले डॉक्यूमेंट है वो जोड़कर इसके साथ में वो उसी सहायक जिले के जो ऑफिस है वहां पे ये सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह ये चेकलिस्ट है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट इसमें साथ में जोड़ने हैं, फॉर्म्स है, उसके जो जगह है उसके जो डॉक्यूमेंट है, तो वो सब हम साथ में हमें जोड़ इसमें सकते हैं। जहाँ से मैं आता हूँ कि अमरावती विभाग, तो अमरावती विभाग में 5 जिले आते हैं, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाळ। तो वहाँ के आप थे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ का एड्रेस इसमें दिया है। और हर डिस्ट्रिक्ट में के ऑफिस में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कक्ष स्थापित किया हुआ है, वहाँ पे आपको पूरी तरह इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। साथ में हमारा जो प्रादेशिक कार्यालय अमरावती, वहां पे भी आपको पूरी सभी इसके जो कुछ इंफॉर्मेशन हो मिल सकती है। ये अब तक हमने देखा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके साथ में केंद्र शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसमें कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो स्कीम्स नहीं या उसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो हमें कम लग रही है, हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है या इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो हम ये जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है इसमें हम लाभ ले सकते हैं। इसके बेनिफिट जो मतलब हैचरी अगर बड़ी करनी है, बड़ा फिश प्लांट, फीड प्लांट हमें एस्टेब्लिश करना है, बड़ा बायोफ्लॉक प्रोजेक्ट करना है, तो इसमें हम ले सकते हैं। तो इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका मेन उद्देश्य है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा कैसे अगर डेवलप होगा हमारे स्थानिक लेवल पे, तो उसके लिए ये योजना है। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसके 80% तक 80% इसमें लोन इसमें फैसिलिटी उपलब्ध है, और लोन पीरियड भी 12 साल का रखा हुआ है, और पहले 2 साल कोई ईएमआई नहीं देना है या लोन की कुछ किस्तें हमें देनी नहीं है, और लगभग 8% तक इसमें इंटरेस्ट है, और उसमें भी 3% का हमें इसमें छूट दी गई है। तो कम से कम मतलब 5% सिर्फ हमें इसमें इंटरेस्ट रेट हमें हर साल के लिए देना होता है। इसके भी डॉक्यूमेंट जो है, जो केवाईसी होती है, प्रोजेक्ट जो डीपीआर होता है, लैंड डॉक्यूमेंट होती है, हमारे प्लान्स, एस्टिमेट्स, और बाकी जो कुछ टेक्निकल हमारे जो बातें होती है, और उसके साथ में इकोनॉमिक्स एनालिसिस, और उसकी जो प्रोजेक्ट की हमारी वायबिलिटी कितनी होगी, कितना प्रोडक्शन निकलेगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और किस तरह से जो प्रोडक्शन है बढ़ेगा और लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, तो ये हमारा पूरा इसमें इंफॉर्मेशन इसके हमारे साथ में प्रोजेक्ट के साथ में हमें देनी होती है। तो ये जो प्रोजेक्ट FIDF में हमें डायरेक्टली हम जो केंद्र शासन का NFDB है हैदराबाद, उनको हम डायरेक्टली हमें सबमिट करना है। ये
स्टेट डिपार्टमेंट को भी देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एनएफडीबी को ये अप्लाई कर सकते हो और उसकी एक कॉपी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के फिशरी डिपार्टमेंट को उनको भेजनी। तो जो राज्य शासन की जो योजना है जिला वार्षिक विकास योजना, उसमें कुछ योजनाएं हैं कि मत्स्य जो नए नए तालाब होते हैं, इरिगेशन टैंक के जो हैंडओवर होते हैं फिशरी डिपार्टमेंट के पास, तो उसमें नए टैंक होने की वजह से उसमें कुछ शुरुआती की कुछ बीज नहीं होता है या फिश नहीं होते, तो उसमें उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि धीरे धीरे वो भी रेगुलर अगर उसमें स्टॉकिंग करेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए साधारणतः पहले साल और दूसरे साल में 100% स्टॉकिंग की जाती है मत्स्य व्यवसाय विभाग की तरफ से। तीसरे, चौथे और पांचवें साल तक 75, 50 और 25% तक स्टॉकिंग बड़े साइज के फिंगरलिंग्स की जाती है। बाकी जो पार्ट है तो वो उस जो ठेकेदार संस्था होगी या मत्स्य पालक होंगे उन्होंने करना इसमें अपेक्षित है। साथ ही साथ में उनको जो फिशिंग के लिए जो नेट्स लगते हैं तो उसके लिए भी उन्हें जो नेट्स वो लेते हैं, तो हर मच्छीमार सहकारी संस्था का जो सभासद होता है उसको 5 किलो तक जो कुछ नेट होता है तो उसके 50% उसमें सब्सिडी दी जाती है। एक केंद्र शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। अगर हम ये योजना का मतलब उद्देश्य देखेंगे तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो हमें जो हर साल लगने वाला जो है नेट्स लगते हैं, अगर मच्छीमार होगा तो उसको नेट्स लगने हैं, उसको स्टॉकिंग करनी है, सीड लगना है, और साथ ही साथ में जो बाकी जो अदर जो मैन्युअल्स लगेंगे या जो इनपुट्स लगने वाला है तो वो उनको हर साल लेने में दिक्कत ना हो। जो जिस टाइम फिशिंग करना है, कल्चर करना है, उस टाइम उन्हें आसानी से उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से ये योजना शुरू की है। और सन 2018-19 का जो अर्थ संकल्प अधिवेशन हुआ था उसमें किसान के साथ में जो पशुपालक है और मत्स्य पालक है उनके लिए भी इस योजना का लाभ देने का निश्चित किया गया। जो फायदे क्या हो सकते हैं इसमें, 3 लाख तक हमें इसमें कर्जा मिल सकता है। 1,60,000 तक तो हमें किसी भी तरह का कोई मॉर्गेज हमें इसमें नहीं देना है। जो कुछ हम लोन लेंगे मतलब हमारा ही एक बैंक अकाउंट की तरह अकाउंट ओपन होगा, उसी अकाउंट में हमें जो हमारा जो स्केल ऑफ फाइनेंस होगा, मतलब हर एक घटक के लिए कुछ फाइनेंस एक फिक्स किया हुआ है। मतलब अगर मत्स्य पालक होगा तो उसको 3 लाख तक वो लोन ले सकता है। कोई अगर फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा, तो वो कुछ उसके नेट के लिए जिस तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो लीड बैंक होती है उन्होंने कुछ रेट फिक्स किया हुआ है उनको, उस तरह से वो 10,000 से लेके 1 लाख तक उसमें उनको वहां पे लोन उपलब्ध हो सकता है। और इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही कम, मतलब 7% है, उसमें भी 3% की सहूलत दी गई है। तो 4% तक उसको फिशरमैन को या जो मत्स्य पालक हो उसको लोन कम से कम इंटरेस्ट में उपलब्ध हो सकता है। और जहां तक देखा जाए अगर 1 लाख तक का कर्जा होगा तो उसको ऐसा बाकी जो सबवेंशन है, फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की, तो उसको ऑलमोस्ट कोई ब्याज देने की भी इसमें जरूरत नहीं होता है। फिर भी हम जो लोन ले रहे हैं वो हमें सिर्फ उसी टाइम पे हमें वो पीरियड के अंदर हमें फिर से हमारे अकाउंट में भरना है। तो ये हमें यहाँ पे देखना है। लगभग देखा जाए तो 1 लाख तक तो कोई मतलब ब्याज भी इसमें हमें देना नहीं पड़ेगा। इसी में एक 50,000 तक का इंश्योरेंस भी कवर किया हुआ है, और बाकी जो है इसके लिए भी 25,000 तक का इसमें इंश्योरेंस कवर है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स इसमें, एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फॉर्म आसानी से आप भर सकते हो। उसके साथ में आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट है या आप जो काम कर रहे हो मत्स्य व्यवसाय से निगड़ित, तो उसकी आपको जानकारी देनी है। बाकी केवाईसी तो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, फोटो लगेंगे। और बाकी जो आप व्यवसाय कर रहे हो, अगर मत्स्य पालन कर रहे हो आप, तो मत्स्य पालन के आपको मतलब आपके जगह के डॉक्यूमेंट उसमें देने हैं और किस तरह आप व्यवसाय कर रहे हो। अगर मछुआरे हैं या मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था के जो सभासद है उन्होंने वो संस्था ने उनकी लिस्ट देनी है कि वो हमारे मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था के सभासद है, और उनके पास जो कुछ ठेका होगा, जिस तालाब का ठेका होगा उस तालाब का ठेका का जो आदेश होगा
वो उनको साथ में जोड़ना है। तो 1,60,000 तक कोई भी मॉर्गेज के सिवा आपको अच्छे आसानी से कर्ज उपलब्ध हो सकता है, और आपकी जो गरज जो कुछ लगने वाला है आपको, तो उसके लिए आप वो यूज कर सकते हैं। फॉर्म भी इजी रहता है। अभी ये थोड़ा सा पुराना फॉर्म है, अभी 2 पेज का नया फॉर्म आया है, वो भी इजी है, आराम से आप भर सकते हैं। आप क्या व्यवसाय कर रहे हो, आपका कितना एरिया है, आपने कब से आप इस व्यवसाय में हो, ये थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन इसमें भरनी है, साथ में वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें जोड़ना। तो थैंक यू, लगभग आपने अच्छी तरह से ये सुना और जो जानकारी ली है आप इसमें, तो इसमें आप जो योजना है, हाँ, आप किसी भी जिले के मत्स्य पालन विभाग का जो ऑफिस होगा, वहां पे आप जाके इस योजना की और डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और कुछ भी अगर दिक्कत आई तो आप हमें, मत्स्य व्यवसाय विभाग के अधिकारी है, वो आपको समय समय पे अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे। कुछ भी आपके दिक्कत आती है तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। सर। धन्यवाद सर। अब हम आपका थोड़ा सा टाइम प्रश्न उत्तर के लिए बढ़ते हैं। तो अभिषेक नार्वेकर जी पूछ रहे हैं कि वेयर इज अ मार्केट फॉर ऑर्नामेंटल फिश। ओके, अगर देखा जाए तो ऑर्नामेंटल फिश का मार्केट कहाँ पे होगा, जहाँ पे शहरी इलाका हो। मतलब जो मेजर सिटीज है, मुंबई पुणे तो है, नागपुर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां पे है। उसके साथ ही साथ जो सिटीज है, जो मेजर सिटीज, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है या तहसील हेडक्वार्टर्स है, वहां पे जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा है, और के साथ में मार्केट डेवलप करने के लिए हमें भी थोड़े से प्रयास करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जागरूकता लाने हैं कि किस तरह से ये फायदेमंद होने वाला है लोगों को, उनके स्ट्रेस कम होने के लिए। तो उसके लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। डेफिनेटली मार्केट, हम एश्योर मार्केट नहीं बोल सकते, लेकिन जो सिटीज है वहां पे हम अगर टैंक्स अवेलेबल करके दे सकते हैं, कुछ फिश की वैरायटी ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कर सकते हैं, तो सिटीज जो है तो वहां पे आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी यवतमाल एकलारा में टूरिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, वहाँ ग्रुप के साथ? कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है, टूरिज्म का प्रोजेक्ट लेते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर छोटा भी कुछ तालाब अगर होगा, मतलब कुछ 15 हेक्टर, 20 हेक्टर, 25 हेक्टर का, उसमें पेरेनियल मतलब 12 ही महीने उसमें अगर पानी उपलब्ध रहता है, तो वहां पे हम किस तरह जो टूरिस्ट आएंगे उनको किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। रोड फैसिलिटी अगर अच्छी होगी हमारे यहाँ पे, और जहाँ पे तालाब होगा वहां पे आप बोटिंग कर सकते हो, जो फिश के जो वैरायटी फूड है वो टूरिस्ट के लिए उपलब्ध करा सकते हो। साथ में साथ आप छोटा सा एक्वेरियम वहां पे एस्टेब्लिश करोगे, वहां पे आप कलरफुल फिश वहां पे लोगों को एग्जिबिट कर पाओगे, तो वो एक अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है। इकलारा में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये जो कुछ जो फैसिलिटीज है वहां पे आपको प्रोवाइड करनी है। ओके, थैंक यू सर। सर हेलो। बोला पाटिल जी, बोला। हेलो सर, बोटिंग का सिंगल हम कर सकते हैं क्या? वहां से परमिशन कहाँ से मिलेगा? कशाचा, किसका? बोटिंग अगर मुझे करना है डैम में, हाँ, मुझे उसके लिए परमिशन कहाँ से मिलता है? अभी देखो कि बोटिंग का अगर परमिशन लेना है तो जिसके ओनर है, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जल संपदा या पाटबंधारे विभाग है, तो आप उनके पास जा सकते हो इसके लिए। तो बोटिंग का परमिशन आपको उनसे लेना है।
कि वो मैक्सिमम पीरियड के लिए मतलब 30 साल तक या जो कुछ लिमिट वो फिक्स करेंगे पीरियड, तो उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल उनकी जो फीस होगी या कुछ लीज अमाउंट होगी वो भरनी पड़ेगी। तो परमिशन आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। कोणाला मराठीत पण क्वेश्चन विचारायचं असेल तर विचारू शकतात. सर हमारा एक क्वेश्चन है, पूछिए। सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे। यूपी के लिए भी प्रधानमंत्री जो स्कीम्स है वो सेम है क्या? हाँ, ये तो पूरे देश भर में सेम है। ये योजना पूरे देश भर में लागू की है और 2024 तक तो ये योजना है और कोई भी राज्य हो सभी यहाँ पे सभी जगह ये योजना लागू है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था कि लास्ट टाइम में बता नहीं पाया ज्यादातर मीन्स स्टार्टिंग में। सो सर के विभाग में जो सर का 5 डिस्ट्रिक्ट का जो जोन है, उस जोन में लास्ट का जो 2021 का जो बेनिफिट है वो 46 करोड़ है। सो इन इतने सारे फार्मर्स को, जितने सारे बेनिफिशियरी को सर के थ्रू जो डीपीआर है और जो गाइडेंस है वो सर के थ्रू मिला है और वहां से स्कीम एक्सेस हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो सर आपका बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी वजह से सब फार्मर्स को इतना सारा जो एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं हम उनको, वो डेवलप हो रहे हैं। सो थैंक यू। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी मतलब मेल हो फीमेल हो, कोई भी 60 साल तक 18 से लेके 60 साल तक कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी योजना हो उसका लाभ ले सकता है। तो ये योजना सबके लिए है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आगे आके इस योजना का लाभ लेना चाहिए। तो यही मैं इस वक्त आह्वान करूंगा सबको। Yes, thank you, sir. It looks like sir has covered all of our question. Or is there anything else anyone wanted to cover before wrap up? किसी को कुछ पूछना है? Great. Thank you, sir, for your valuable knowledge you shared with us. Thank you, everyone, for being so patient. We appreciate you being here. Thanks to my team members for support and facilitating a program. At the end, I would like to thank again for joining us today, and we'll see you next time. For knowing more about Jal Jeevika, follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn. Visit our website www.jaljeevika.org. Also, we have a lot of free learning content on YouTube. You can check it all. So on this occasion of World Wetland Day, let's make a promise to ourselves to ensure the इस वक्त मुझे और एक बात कहनी है सबको कि आने वाले 8-10 दिनों में हम एक दिन का वेबिनार लेने वाले हैं। आज हमने सभी योजनाओं की जानकारी ली, लेकिन उसमें बायोफ्लॉक कैसे करते हैं, राख कैसे करना है, या पॉन्ड कल्चर कैसे करना है, केज कल्चर कैसे करना है, तिलापिया कल्चर कैसे करना है और मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इन सभी और हैचरी प्रोडक्शन है, जो मत्स्य बीज उसका जो उत्पादन है वो किस तरह से ले सकते हैं। तो आने वाले 8-10 दिनों में हम एक दिन का मत्स्य व्यवसाय विभाग जो कि NFDB अंतर्गत हम जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत हम एक दिन का वेबिनार लेने वाले हैं। तो आप उस वेबिनार में जुड़ सकते हैं और उसके बाद में एक फरवरी एंड तक हम एक 3 दिन का वर्कशॉप लेने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभव आप ले सकते हो फिश फार्मिंग का। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊंगा कि आप भी अपने जितने कॉन्टेक्ट्स हो उनको बताइए कि इस वेबिनार में भाग लें। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, नमस्ते sir. सर।